नेशनल साइबर सिक्योरिटी, अगर इस चीज को समझने की कोशिश करो, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्टली ये पूछा जाएगा एचईएस में पता नहीं, ठीक है, बट हाँ साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा। और जब वो क्वेश्चन आएगा उस टाइम पर अगर तुम इसको यूज कर लेते हो तो वही होता है ना कि एक पॉजिटिव वे में आपका एक इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, क्या वो खुद ये बात पूछेंगे? देखो यूपीएससी में तो पूछ सकते हैं, बट है ना एचएएस में डायरेक्टली खुद पूछे, क्योंकि ऐसा ना वो अभी वो डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, हो सकता है साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है उस पर पूछेंगे, बट यस साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अभी इंडिया स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है अगर इसको समझे, साइबर सिक्योरिटी क्या है कि आपने जो साइबर स्पेस है हमारा इंटरनेट है ना, इसमें जो भी चीजें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमारी होती है इसको प्रोटेक्ट करना है। किन चीजों से अटैक्स होते हैं, डैमेजेस है, एक मिसयूज हो रहा है इकोनॉमिक डाटा का, एसपेन आज हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है डाटा सेंटर्स में, कोई भी हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम्स में, इसको चेक करना है, ये साइबर सिक्योरिटी है। यहाँ एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, तो किसके अंडर है ये? डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अंडर ये होता है। इसमें 21 एरियाज है, इनको मतलब रखा गया है, जिनको देखा जा रहा है ताकि हमारा ट्रस्टेड, रेजिलिएंट और वाइब्रेंट साइबर स्पेस इंडिया के अंदर बने। इसके लिए हमने अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी ना टुवर्ड्स अ साइबर स्पेस, सिक्योर साइबर स्पेस, ये बनाया था, ये डिस्कशंस अभी हुई थी। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है हमारी, एक चेंज ला रही, CERT-IN है ना, वो काफी काम कर रही है इस पे। क्यों इंपॉर्टेंट है यानी साइबर सिक्योरिटी पे हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, अगर इसको समझने की कोशिश करें। इंटरनेट यूजर्स इंडिया में बहुत है, कितने? मोर देन 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है फिलहाल इंडिया में, तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जैसे 1 in 4 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ये हम देख रहे हैं कि रैंसमवेयर, इसका अटैक हुआ था 2021 में, जब रैंसमवेयर आया था, तो यहाँ पर ग्लोबल एवरेज से ये ज्यादा है, वहां 21%, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है 25, 1 in 4 ऑर्गेनाइजेशन, 25% ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। फिर अभी ये ना पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स 2021 इनकी रिपोर्ट आई थी, जो महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा यहाँ पर ना टारगेट होते हैं स्टेट में, 42% जितने भी रैंसमवेयर के अटैक्स हैं ये महाराष्ट्र में हुए थे। ये इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अटैक्स हुए थे। इसके अलावा जैसे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे हो रही है? डिजिटाइज हो रही है ना, इंटरनेट से हम सब कुछ करते हैं। अब तो ऐसे ना घर से आप है ना क्या कुछ कई चीजें मैनेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया है, आप कई चीजें घर से मैनेज कर, दरवाजा खोलना, दरवाजा बंद करना, गाड़ियां ऐसे आ गई है, आप गाड़ी ऑन कर दो, ठीक है ना, उसका ऑनलाइन आप ये चीजें कर सकते हो, खोलनी है गाड़ी, स्टार्ट करनी है गाड़ी, आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो अगर हम इस चीज को समझे, जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटाइज हो रहा है बहुत तेज तरीके से, बट वही हो, जैसे बैंकिंग सिस्टम है हमारा डिजिटाइज्ड है, तो इस पे अगर कुछ भी ऐसा मालवेयर आ रहा है तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, पूरी इकोनॉमी को गिरा सकता है ना। समझो SBI के जो आपका स्ट्रक्चर है, उसको नेट बैंकिंग का सारा सिस्टम है, उसको हैक कर दे कोई, सारा पैसा लोगों का निकाल लेंगे। तो यहाँ नहीं तो फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंक है, पावर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, अगर इसको कोई चेक कर मतलब कुछ चेंज कर दे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मेल्टिंग हो जाए तो इशू हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स है इनकी प्रोटेक्शन के लिए अभी हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड रह रही है ये चीजें। अगर हम देखेंगे ना, जब से एंट्री पॉइंट्स इंटरनेट के बड़े हैं, जब से 5G टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ रही है, वो तब से एक चेंज, और ये रेवोल्यूशन बहुत क्विक हो रहा है। और जो लोग हैं है ना साइबर सिक्योरिटी में, अगर आप देखो वो भी बहुत ज्यादा क्विक है। तो यहाँ जिससे रिसेंटली साइबर अटैक देखे, तो ये चाइना का एक हैकर था, ये ग्रुप था एक ना, स्टोन पांडा, इन्होंने अफेक्ट किया। अगर हम देखो ना, ये वल्नरेबिलिटीज हमारे, ये भारत बायोटेक है, सेरम इंस्टीट्यूट है, इनके सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज थे उनको इन्होंने हैक कर दिया था, तो उससे हमारी वल्नरेबिलिटी बार बार दिखती है। फिर इसके लिए फिर इंडिया काम कर रहा है। अभी भी देखो ना, एक नया तरीका आया है लोगों को उल्लू बनाने का, लोगों के पैसे निकालने का। जैसे अब क्या हो रहा है कि वो आएगा आपके पास
डिलीवरी बॉय आएगा, डिलीवरी बॉय आपको बोलेगा आपका सामान है, आप बोलोगे मैंने नहीं ऑर्डर किया, बोलेंगे कि कोई नहीं, कैंसिल करने के लिए ओटीपी दे दो। आपके फोन से फोन कराएंगे, फिर आपके फोन पे ओटीपी आएगा कैंसिल करने के लिए, आपका फोन नंबर चला गया, उससे आपकी डिटेल्स वो निकाल देंगे और फिर कहीं पे उसको डाल के ओटीपी जनरेट कराएंगे अकाउंट की, और फिर आपको ओटीपी आएगा, आप बता दोगे कैंसिल करने का ओटीपी, पैसे साफ। बहुत तरीके हैं साइबर फ्रॉड्स करने के। तो यहाँ पर अगर हम समझे इंडिया क्या कर रहा है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये क्या करेगी, ये स्ट्रेंथन करेगी हमारी साइबर सिक्योरिटी को। कैसे? क्यों? एक लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन है ना, पब्लिक सर्विसेज की हो रही है, तो हमारा फोकस किन एस्पेक्ट्स पे रहेगा? जो अर्ली स्टेजेस जो होती है ना इस चीजों को बनाने की, डिजाइन की हम बात करते हैं, जितने भी डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स है, अगर इसमें डिजाइन फ्लॉज होते हैं तो उसमें इशू क्या आता है, फिर उसको हैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, और क्या क्या चीजें चेक करनी है, उसको असेसमेंट करनी है, उसको इवैल्यूएट करना है, उनको सर्टिफाई करना है, और फिर उनको रेटिंग देनी है, ठीक है, जितने भी उनकी कोर डिवाइसेस हैं, ताकि वो कितना वल्नरेबल है इसको चेक करना। क्योंकि क्या होता है, लोग तो बना देते हैं ना, वही जैसे सेरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बना दिए, बाद में वो हैक हो गए, ठीक है ना। तो स्टोन पांडा जो है, चाइना से वो हैक कर दिया गया था। तो हम यही चाह रहे हैं। और दूसरा, जो वल्नरेबिलिटी है और जो इंसिडेंट्स अगर कभी हो रहे हैं, तो उनका टाइमली इंफॉर्मेशन लोगों के पास, या जो मेन लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं CERT-IN इंडिया के अंडर है, ठीक है, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट बोलते हैं ना, साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम IN इंडिया, ठीक है, ये चेक कर सके। इसके अलावा हम क्या चाह रहे हैं कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी हमारी बढ़े। ऐसा क्यों हो रहा है कि ओवर द पीरियड हम ये चीज देख रहे हैं कि मैपिंग जरूरी है, अब चीजें इंटीग्रेट हो चुकी है, जैसे ना हर एक चीज ऑनलाइन कनेक्ट हो गई है, कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है। तो जो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट है उनको भी देखना, क्योंकि बहुत क्विकली इंडिया में बढ़ रहा है, और स्पेसिफिकली इसमें जैसे मॉनिटर करना है, मैप करना है कि जो सप्लाई चेन हो रही है स्पेसिफिकली हमारे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन ज्यादातर उसमें कहां से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो हमारी स्ट्रांग नहीं है। ज्यादातर चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कहां से? चाइना, है ना। बीच तभी अब उसमें कई बार स्नूपिंग डिवाइसेस लगा देते हैं, तो जो इसमें ना कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, तो इसमें क्या इशू आ सकती है, बाहर से कुछ आ रहा है, उसमें स्नूपिंग डिवाइसेस हो सकती है। तो वही मॉनिटर करना, मैपिंग करना, जो भी सप्लाई चेन है, तो हमने इसको देखना है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं इंडिया की सप्लाई चेन बहुत ग्रो कर रही है, डिमांड बहुत बढ़ रही है इन चीजों की, तो वहां पर एक चेक इस और खुद क्या करना है, अपनी सेमीकंडक्टर डिजाइन कैपेबिलिटी बढ़ानी है, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और टेक्निकल लेवल्स पे। क्यों? क्योंकि यही ऐसा होता है ना कि जो भी आप सॉफ्टवेयर जो आप चलाओगे वो एक हार्डवेयर पे चलाओगे ना, हार्डवेयर में भी तो इशू आ सकता है। इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है आजकल, अब हमने ये शुरू किया है कि एक सैनिटाइजेशन लैब्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि क्या करेंगे, जब जैसे कोई मटेरियल बाहर से आ रहा है, रैंडमली उससे सामान उठाया, उसको लेके आया, फिर उसको चेक किया कि कहीं उसके अंदर स्नूपिंग की डिवाइसेस तो नहीं, मतलब कि इंफॉर्मेशन, जैसे कैम स्कैनर को क्यों नहीं यूज किया जा रहा था, बीच में आने गया था इंडिया में कि बाहर की मत यूज करो जो ये डिवाइसेस है या सॉफ्टवेयर है। कैम स्कैनर में आप जो भी डाटा है आप स्कैन कर रहे हो, आप तो किसी को भेज रहे हो, बट वो डाटा कैम स्कैनर के डाटाबेस में भी जा रहा है। और हमारे इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर जो सरकारी इंस्टीट्यूशन के लोग हैं वो यूज कर रहे थे ऑफिस में स्कैन करने डॉक्यूमेंट सारे, और उससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली वैसे वो डॉक्यूमेंट समझ रहे हो बहुत सेफ है, बाहर नहीं जाएगा, बट वो खुद ही स्कैन करके कैम स्कैनर से वो भेज रहे हैं। कई बार हमारी जो फोटोकॉपी की मशीन, स्कैनिंग की मशीन, उनमें स्नूपिंग डिवाइसेस लगी, इंटरनेट से कनेक्टेड और इंफॉर्मेशन चलेगी। तो इसलिए इन सब चीजों को चेक करने के लिए फिर अभी हमने एक ना ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी। बाकी जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, इसकी बात हो रही है। यहाँ पर हम क्या डिस्कशन करेंगे, इंटीग्रेटेड है ना सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन है ना सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिपोजिटरी बनाएंगे वल्नरेबिलिटीज की, कि क्या क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोग हैक कर सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, फिर एक एग्रीगेट लेवल सिक्योरिटी बेसलाइन बनानी है हर एक सेक्टर के लिए, और फिर ये गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा कि वो उसको ट्रैक भी कर रहे हैं, उसको मैनेज भी कर रहे हैं, ताकि जो डिवाइसेस हैं
है ना, उनका मिसयूज ना हो सके। और इसके लिए जैसे हम एक ऑडिट पैरामीटर्स भी लगा रहे हैं कि जो साइबर बेसिकली कोई भी साइबर का मटेरियल यूज हो रहा है, इंटरनेट का मटेरियल यूज हो रहा है, वहां पर उसको चेक बीच बीच में करना, उसकी ऑडिटिंग करनी है, और साथ में यहाँ पर साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी रखने हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इंश्योरेंस का एक मैकेनिज्म रहे। तो इस पे काम कर रहे हैं। और स्पेशली किसको चेक करने के लिए, जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डाटा है ना, तो ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, तो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करें। फर्दर अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, डिजिटल पेमेंट्स बहुत क्विकली बढ़ रही है, तो यहाँ पर मैपिंग करना, मॉडल करना, जो डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स है जो भी इसमें काम किए जा रहे हैं, इसकी सप्लाई चेन को चेक करना, ट्रांजैक्शन एंटिटीज और पेमेंट फ्लोज। क्यों? क्योंकि अगर इन इंटरफेस जो है इस पे प्रॉब्लम आई तो ये यही है ना मेन, तो पैसा, तो पैसा ही साइबर फ्रॉड्स में सबसे ज्यादा इधर उधर होता है। एक इंफॉर्मेशन है, अगर वो देश के लिए क्रिटिकल है, या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो देश के लिए क्रिटिकल है और उसको कोई मेडलिंग उसमें कर सकता है। जैसे हम ये बात कहते हैं ना कि बनाया किसने था, ये स्टार्ट किसने किया था, यूएस ने शुरू किया था ईरान के लिए। ईरान में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चला रहे थे ईरान, ठीक है, यूएस डायरेक्टली बोल नहीं पाया, उन्होंने एकदम अपने एक पहाड़ बनाया, उस पहाड़ को खोद के अंदर उन्होंने उसमें एक लैब बनाई हुई थी, अंडरग्राउंड, सब कुछ पता ही नहीं लग रहा था, ठीक है, जब ईरान न्यूक्लियर पावर अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बाद में उस पर सैंक्शन लगा था। बट उस टाइम पर क्या हो रहा था, फिर यूएस ने बनाया था उनके लिए एक वायरस, जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ था, बार बार उन पर वायरस अटैक्स किए गए थे। तो ऐसा होता है, वायरस अटैक करके डिले की जा, और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिले की जा सकती है। क्योंकि देखो जैसे हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत चीजों के लिए यूज होते हैं, डिफेंस के लिए, इवन दवाइयों की प्रोडक्शन, दवाइयों की डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। तो अगर ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई अटैक कर दे, उससे बैकफायर करती है कंट्री की डेवलपमेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करें, एक स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी इसको डेवलप कर रहे हैं, इसमें स्टेट लेवल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाई जाएगी, अलग से पैसा रखा जाएगा स्टेट के लिए, अलग से उसके ना स्क्रूटिनाई की जाएगी कि वहां पर डिजिटाइजेशन के लिए जो प्लान्स चल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सुगम से शुरू किया था, ठीक है, और धीरे धीरे देखो कितना डिजिटाइज हो गया हुआ है। अब तो हमारी लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर डिजिटाइज्ड है, मेजॉरिटी चीजें है ना ऑनलाइन हो रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, ऑपरेशंस है, गवर्नेंस के, इन सब के लिए भी अलग से यहाँ पर ना गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। तो सेंटर इसको कंट्रोल करेगा, सेंटर गाइडलाइंस देगा कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए। फर्दर हम बात करें इसमें कि इसमें क्या, किस चीज का ध्यान रखा जाएगा, स्मॉल स्केल, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस है, क्योंकि ये खुद इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटी के, इनके लिए एक मेजर इशू है साइबर सिक्योरिटी, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, तो यहाँ पर पॉलिसी इंटरवेंशन होगा साइबर सिक्योरिटी का ना, तो यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाएंगे साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए, जो इंस्टीट्यूशन रह रहे हैं उनके लिए रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर बनाया जाएगा स्पेसिफिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाली चीजों में। क्यों, वही होता है कि छोटे लेवल पे कोई एक, मान लो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, आप उसको इंटरनेट, जैसे लट्टू है, लट्टू नहीं होता, मोबाइल से आप उसको लाइट चेंज कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भी उसका लाइट चेंज कर सकते हो, वो होता है ना, छोटी छोटी चीजें आ गई। बट क्या उस लट्टू बनाने वाले के पास साइबर फ्रॉड से बचने लायक टेक्नोलॉजी होगी? सिंपल सॉफ्टवेयर, सिंपल कोडिंग करिए। तभी हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल एक आर्किटेक्चर बने और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेंथन करे हमारी साइबर सिक्योरिटी इंडिया की। इसके लिए स्पेसिफिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हम इस पे बात कर रहे हैं। तो अगर नेशनल साइबर सिक्योरिटी की जो स्ट्रैटेजी है, हमने वो समझी कि किन किन एरियाज पे अभी हम काम करेंगे। फर्दर हम इन जनरल समझे जो रिकमेंडेशन, जो फर्दर जैसे हम साइबर स्पेस को इम्प्रूव करना है उसके लिए क्या किन किन चीजों पे काम करना चाहिए। तो अभी ये रिकमेंडेशंस है कि मिनिमम एलोकेशन हमारे एनुअल बजट की 0.25% एटलीस्ट है ना साइबर सिक्योरिटी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इतना पैसा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लग रहा है। यस, मिनिमम एलोकेशन ये 0.25 है, इसको 1% करो, है ना। 0.25 से हम चाह रहे हैं, ये रिकमेंडेशन है कि साइबर सिक्योरिटी में एटलीस्ट 1% ऑफ द जीडीपी एंड जो बजट में आपका है
उसको लगाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर ना सेपरेट मिनिस्ट्री, ये स्पेसिफिकली ये 15 से 20% IT टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर ईयर मार्क होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, जैसे IT में, क्योंकि अभी इस पे इतना फोकस नहीं है। अभी तो बस हम ये कि IT को ग्रो करना है, बट पैसा अलग से, और इसके अलावा जो फंड्स है ना, अलग से फंड्स होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। सेंट्रल फंडिंग स्टेट को होनी चाहिए ताकि वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, नहीं तो स्टेट का फिर फोकस ही नहीं होता इस चीज पे। और ओवरऑल जो स्टेट है खुद उसको साइबर सिक्योरिटी के लिए रिसर्च, इनोवेशन और स्किल बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। एक साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है स्टेट के अंदर। ठीक है, क्या क्या चीजें हम चाह रहे हैं? एक तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे काम, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए जैसे क्राइसिस जब हो जाता है, जैसे हम कह रहे हैं कि CERT काम कर रहा है, तो यहाँ पर किन एस्पेक्ट्स में, डाटा सिक्योरिटी है, तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए ये क्या बात करती है कि यहाँ साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स देश के अंदर होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली डिजास्टर के लिए ड्रिल होता है, वैसे ही एक साइबर सिक्योरिटी ड्रिल होना चाहिए जिसमें रियल लाइफ सिनेरियो हो। एक तरफ से लोग हैक करने बैठे हुए, दूसरी तरफ से लोग बचाने के लिए बैठे हुए, तो ये चीजें हैकाथॉन हम कहते हैं, ये चीजें करनी चाहिए। तो रियल लाइफ है ना ये ड्रिल्स, तो ये डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इनके अंडर ये करवाई भी जाती है, ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा एक साइबर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है, इसमें एक एक्चुअरियल ना साइंस इसको रखनी चाहिए हमको, जो साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस है काफी एस्पेक्ट्स इसके अंदर भी आ रहे हैं। तो एक थ्रेट को एक्सपोज करना है ना, उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके उसके लिए एक साइबर इंश्योरेंस इसको भी इंट्रोड्यूस करना है। फर्दर अगर हम देखेंगे, एक साइबर डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है। क्यों? देखो ना, सारी कंट्रीज है जिस पे इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिवली, तो वो सारी कंट्रीज एक साथ आए। स्पेसिफिकली जैसे हमने देखा, जैसे बिम्स्टेक है ना, तो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ जो कंट्रीज है ना, उनको हम साथ ला सकते हैं। जैसे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टेररिज्म का एक इशू है, वैसे ही हमारा साइबर सिक्योरिटी का भी इशू है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ब्रांड इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह हम काम कर रहे हैं, और उसमें साइबर एनवॉयज बनाए जा सकते हैं जितने भी की कंट्रीज है जो आसपास, इन सब के साथ जुड़ के, तो एक साइबर डिप्लोमेसी में हेल्प किया जा सकता है। वैसे ही जैसे क्रिमिनल्स होते हैं है ना, क्रिमिनल्स के लिए हमने इंटरपोल बनाई होती है, वैसे ही एक साइबर इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम भी बनाया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, सारी कंट्रीज है जो भी वो एक साथ आएंगी, तो साइबर क्राइम है ना जितने वर्ल्ड में हो रही है, तो उसके लिए एक अलग से जुडिशियल सिस्टम बना दिया कि लॉज जो रिजॉल्व करेगी आपकी, जैसे स्पैमिंग हो रहा है, फेक न्यूज लोग दे रहे हैं, जितने भी ऐसे इश्यूज होंगे उसके लिए अलग से, और एकदम डिप्लोमेसी वाले लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के रहेंगे। और इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक सजेस्टेड है एक चार्टिंग 5 ईयर का रोड मैप, जिसमें जो भी पॉसिबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर में होने वाली है। क्योंकि इशू क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ग्रो, जैसे ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो की वजह से ब्लॉकचेन आया, गवर्नमेंट ने तो इतना नहीं किया था ना, रादर इंडिविजुअल्स के लेवल पे ये ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ सकती है, क्या अब जरूरत है कि एक जिसमें हम कहते हैं 5 ईयर रोड मैप, कि फ्यूचर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, फ्यूचर में जो चेंजेस आ सकते हैं, उनके लिए अलग से एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाना, अलग से साइबर क्राइम के जो, एक तो बेसिकली जो पुराने क्राइम्स है उनके ऊपर आप ना जजमेंट्स दो। फर्दर आप जो फ्यूचर में क्राइम्स हो सकते हैं उनके लिए पहले ही हम एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, क्योंकि अभी इस पे काम इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज चेंज हो रही है ना, तभी हम ये बात कह रहे हैं कि हमें भी है ना उन चीजों के लिए अपने सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। और ओवरऑल हम कहें, यहाँ पे DSCIA क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि एडवांस्ड ये फॉरेंसिक ट्रेनिंग एजेंसीज को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ है ना एडवांस्ड फॉरेंसिक ट्रेनिंग ये दी जाएगी, स्पेसिफिकली किन किन एस्पेक्ट्स में, जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, ये सब नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इन पे हमारे देश को काम करने की जरूरत है। और ये अगर आप समझो, साइबर स्पेस है एक नया डोमेन है, और इस डोमेन में अब हम देख रहे हैं ना एक वॉरफेयर भी चला हुआ है, कंट्रीज है, साइबर वॉर एक दूसरे के अगेंस्ट हो रही है, इसको कर्टेल करना है, क्योंकि ये क्या करता है, डेवलपमेंटल ग्रोथ पैटर्न पे जो कंट्री जा रही होती है, ये उसको कर्टेल कर सकता है। बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा लोग साइबर में जा रहे हैं, जितना ज्यादा आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, जैसे हर एक इंसान का एक एवरेज आया था कि एवरेज एक इंसान
2.5 घंटा इंटरनेट पे दे रहा है, और ये देखो सब लोगों को जोड़ के बोल रहे हैं। कई होंगे उसको मोबाइल भी नहीं है, इसका मतलब बाकी लोग ज्यादा बैठ रहे हैं इंटरनेट पे। तो वही तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी जरूरी है, और नहीं ऑफेंसिव और डिफेंसिव थ्रेट्स दोनों के लिए हमको कम करना पड़ेगा। और इसके लिए म्यूचुअल कॉपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने भी देश है सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ना एक कंट्री लेवल थ्रेट नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है साइबर इश्यूज डोंट सी, या दे आर नॉट बाउंड्री ड्रिवन, कहीं पर भी हो सकता है ना। और इंटरनेट में कोई मतलब इशू ही नहीं होता एक बाउंड्री का, बहुत जल्दी एक देश से दूसरे देश जा सकता है, इन सेकेंड्स चीजें वर्कआउट कर सकती है, इसलिए इसको लाया जा रहा है।